गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है, जो कि न्यूज़पेपर डिक्टेशन है और बहुत ही बेहतरीन डिक्टेशन है। इसको आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है और मिलाना है कि कितनी गलतियां आपकी आ रही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की 8 दिनों की उल्लेखनीय यात्रा पूरी की। यह सिर्फ कूटनीतिक मैराथन ही नहीं थी, बल्कि भारत के इरादों की स्पष्ट घोषणा भी थी। वैश्विक बदलावों और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के इस युग में भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। कई द्विपक्षीय बैठकें, ब्रिक्स सम्मेलन में सहभागिता और 4 राष्ट्रीय सम्मान। मोदी की यह यात्रा कई मायनों में प्रभावी रही है, लेकिन इसमें एक और बड़ी कहानी निहित है। यह रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं, भू राजनीतिक संदेशों और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का कथानक है। एक ऐसी दुनिया में जिसमें अक्सर आतंकवाद के पीड़ितों और प्रयोजनों में भेद नहीं किया जाता, मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आतंकवाद पर राजनीति नहीं करने पर जोर दिया। यह पाकिस्तान पर परोक्ष किंतु अचूक निशाना था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि हर बार सार्वजनिक संबोधन में इसे बार बार दोहराया। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की यह दूसरी बड़ी विदेश यात्रा भी थी, जिसने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत लिथियम, रेयर अर्थ और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर चीन पर अत्यधिक निर्भर रहा है। ऐसे में जबकि चीन व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यह निर्भरता कम करना ज़रूरी है। यहीं पर घाना और नामीबिया हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। घाना में हीरा, मैग्नीज और लिथियम के भंडार हैं। नामीबिया में यूरेनियम, तांबा और सोना है। दोनों ही देशों में मोदी ने बड़े सहयोग की बात कही है, खास तौर पर हीरे के क्षेत्र में। एक ऐसी नई आपूर्ति श्रृंखला रणनीति की ओर बढ़ाया गया कदम है, जिसमें खनिज सुरक्षा भी है और जो चीन पर हमारी निर्भरता भी कम करती है। इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विकासशील देशों में भारत के नेतृत्व को मजबूत करना था। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में मौजूद इन देशों का एक साझा औपनिवेशिक अतीत है और अक्सर इनकी गिनती आर्थिक विषमता और वैश्विक स्तर पर कम प्रतिनिधित्व वाले देशों में होती है। मोदी ने इसी साझा इतिहास की ओर संकेत करते हुए वैश्विक
संस्थानों में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने सिर्फ भू राजनीतिक ही नहीं बल्कि संस्थागत सहानुभूति के आधार पर भी एकजुटता की बात कही। स्वयं अपने एक औपनिवेशिक इतिहास के कारण भारत यह बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका को अक्सर सावधानी के चश्मे से देखा जाता है। चीन और रूस जहां वैश्विक व्यवस्था में पूरी तरह से उलटफेर चाहते हैं, वहीं भारत अंदरूनी सुधारों की वकालत करता है। इस समिट में मोदी सिर्फ इसलिए ही प्रभावी नहीं रहे क्योंकि वहाँ पुतिन और शी जिनपिंग गैर मौजूद थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुशल स्टेटमैन की भूमिका निभाई। दुनिया में ध्रुवीकरण में भारत का एक बीच का रास्ता बना रहा है, जो सुधारवादी है किंतु क्रांतिकारी नहीं, सहयोगात्मक है, लड़ाकू नहीं। यह रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन यह भारत को पूर्व और पश्चिम के बीच में संतुलन का एक पुल बनाने की क्षमता भी दे सकता है। ग्लोबल साउथ में भारतवंशी समुदाय हमारी विदेश नीति का एक बड़ा उपकरण बना रहा है। घाना से लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो तक, जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी 40% तक है, मोदी ने स्थानीय समुदायों को प्रतीकात्मक और नीतिगत तरीकों से जोड़ा। डायस्पोरा फर्स्ट का यह रवैया लोगों से जीवंत संपर्क को राज्य की एक नीति बना देता है। इन देशों का चयन भी सूझबूझ से किया गया था। इनमें से अधिकतर देशों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दशकों से दौरा नहीं किया है। घाना में 30 वर्ष और अर्जेंटीना में 57 वर्ष से हमारे कोई पीएम नहीं गए थे। चीन पहले ही अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में से अधिकतर को कर्ज देकर वहां घुसपैठ कर चुका है। भारत चीन के निवेश की बराबरी तो नहीं कर सकता, पर उन्हें टिकाऊ विकल्प ज़रूर दे सकता है। एक ऐसा सहयोगी जो बदले में वफादारी की मांग नहीं करता। जैसा कि यात्रा के दौरान मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ अब संघर्षशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा। इसके देश युवा और संसाधन संपन्न हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का 2/3 हिस्सा हैं। जहां उनकी अपनी कोई संगठित आवाज़ नहीं है, वहां भारत उन्हें नेतृत्व दे रहा है, फिर चाहे वह कर्ज से राहत हो, जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद से संघर्ष हो। जनप्रतिनिधियों की चिंता है कि फिल्में नेता को हिंसक, हमलावर, तस्कर, हत्यारा और ना जाने किस किस रूप में पेश कर छवि बिगाड़ रही हैं। उनकी चिंता से सहमत होने से पहले संसद और विधान मंडलों के अनेक प्रसंग याद करें। महाराष्ट्र
विधानमंडल का एक सदस्य फिल्मों में जन प्रतिनिधियों की छवि बिगाड़ने पर अंकुश लगाने की मांग कर रहा था। उसी दिन तौलिया बनियान वाले वेश में एक जनप्रतिनिधि कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट कर रहा था। पहलवानों के संगठन का मुखिया खिलाड़ियों से किस तरह पेश आया? मध्य प्रदेश में आम आदमी के मुंह पर पेशाब करने से जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं झिझका। पीड़ित के पैर धोकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्थिति संभाली। आम दर्शक फिल्मों में नेता की विकृति छवि पसंद करते हैं। राजनीतिक दलों की शह पर कश्मीर से लेकर केरल तक के मसलों पर बनी एक तरफा फिल्में बनी। गंगाजल, नरसिम्हा, सिंघम तक के पात्र इसी देश में पाए गए हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के चयन और उनके निर्णयों की समीक्षा करें। लोकतंत्र में आलोचना और व्यंग्य अभिव्यक्ति की आज़ादी का अंग है। कठोर कानून या प्रशासनिक बूते पर गला घोटने की बजाय नेता और दल नकारात्मक छवि को जन्म देने वाले कारणों की तलाश करें। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।